सो हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चा लोग। होपफुली आप सब बढ़िया कर रहे हैं और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे ले जा रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि एक चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर हो तो उस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इंटीग्रेशन मेथड लगा के एलिमेंट चूज करके हमने फाइनल रिजल्ट निकाला था। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिली हो तो आप पक्का यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आसानी से उस प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये उसी वीडियो का सक्सेसिव वीडियो है। और मैं हूँ अभिषेक शर्मा और आपको मैं फिजिक्स सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो चलिए आज एक नया टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर का, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। छोटा टॉपिक है बट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन 12th बोर्ड के एग्जाम में भी इसका इंटरप्रिटेशन बड़े आसानी से पूछा जाता है। ठीक है, सो द टॉपिक इज सोलेनॉइड। ठीक है, क्यों सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं हम लोग? बिकॉज हम लोग इससे पहले किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस पे और सर्कुलर लूप के सेंटर पे या सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। सो उसी का एक सक्सेसिव मॉडल है ये सोलेनॉइड। ठीक है, सो सोलेनॉइड होता कैसा है, बनता कैसा है, एक बार जरा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देन उसके बारे में उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर को लिया जाता है, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर चूज किया जाता है, एंड देन उस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर क्या करते हैं, एक वायर को लेते हैं और सर्कुलर रिंग्स के रूप में बिल्कुल टाइटली रैप कर देते हैं, ऐसे एकदम पास पास, एकदम पास पास। ठीक है, एकदम ही पास पास ऐसे इस पूरे के पूरे सिलेंडर पे रैप कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये हो जाता है कि बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हमारे एक साथ आ जाते हैं और उसका पर्टिकुलर इफेक्ट हम बीच में देख सकते हैं। ठीक है ना, उसका पर्टिकुलर इफेक्ट हम देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से ऑसिलेट करा सकते हैं, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। सो यूजेस को बाद में देखेंगे अपन, फिलहाल पहले बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है ना, एक सोलेनॉइड को हम बनाने के लिए एक क्या लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर ना एक कंडक्टिंग वायर को अपन टाइटली रैप कर देते हैं, टाइटली रैप कर देते हैं। कैसा? बिल्कुल टाइटली रैप्ड कर देते हैं अपन। ठीक है ना, ठीक है, या टाइटली नहीं बोल सकते तो क्लोजली लिख दीजिए, तुम क्लोजली रैप्ड। इस वाले रैपिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमको एक खास चीज़ का ख्याल रखना होता है। एक्चुअली मैं कोई वायर ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं आपको करके ऐसे दिखा सकूँ। वेट अ मिनट, मेरे पास एक वायर है जिसको मैं आपको करके दिखा सकूँ। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेट्स सी, ये जो मेरे पास एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, ये अपने पास एक केबल है चार्जर का। तो इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर जो कंडक्टिंग वायर है ना, उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, एक इंसुलेटर मटेरियल लगा हुआ है, इंसुलेटर मटेरियल, ताकि इसका जो करंट है ना वो वायर के अंदर अंदर ही फ्लो हो और सरफेस पे इसका कोई करंट ना आने पाए। ठीक है, सो ऐसा ही कोई वायर लेते हैं हम, ऐसा ही वायर लेते हैं और उस वायर के ऊपर में ना कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं। ठीक है, और उस इंसुलेटिंग मटेरियल को लगाने के बाद हम ऐसे सिलेंडर पकड़ते हैं और उसके ऊपर जस्ट क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एकदम क्लोजली ऐसे रैप कर देते हैं। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे क्लोजली बिल्कुल इसको रैप कर देते हैं और ये जो स्ट्रक्चर बन के आता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सोलेनॉइड। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल टाइटली पास पास बिल्कुल रैप कर देते हैं। अब देखो ये टाइटली रैप्ड हो गया, तो इस तरीके से एक तरफ से करंट एंट्री करेगा। ओहो क्यों मुड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है, देखो इस तरीके से बिल्कुल टाइटली रैप कर देते हैं, गैप की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, ऐसा रैप करने से फायदा ये हो जाता है, इसके ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं उससे फायदा ये होता है कि करंट जो ना इधर से एंट्री करेगा, इस वाले वायर से एंट्री करेगा, तो इसमें गोल 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 घूम के ही करंट आगे जा सकता है और इधर से निकल सकता है। अगर इसको हम इंसुलेटिंग वायर से कवर ना करें तो क्या होगा, करंट यहां से तो निकलेगा, अभी तो कोई कनेक्शन नहीं, जैसे ही यहां पहुंचेगा सरफेस के थ्रू चला जाएगा, क्योंकि क्या बोलता है, करंट चाहता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस हो, इसलिए वो सरफेस पे फ्लो करता है। वैसे भी कंडक्टिंग जो भी मटेरियल होता है उसके इन साइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको मिनिमाइज करने के लिए सारा का सारा करंट सरफेस से बह जाता, यानी करंट को जो गोल 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 घूम के जाना था, अगर ये उसके ऊपर में ये इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं लगा होता तो करंट सरफेस के थ्रू सीधा निकल जाता। ठीक है, दैट्स वाई इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के और फिर हम इसको टाइटली रैप्ड कर देते हैं। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोलेनॉइड वाला एक कॉइल दिखा भी दूंगा। ठीक है ना, अब जरा बात करते हैं ये सोलेनॉइड में दो तीन चीज़ों की।
लेट से करंट यहाँ से एंट्री कर रहा है, अब ये करंट क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, अंदर घूमेगा, घूमेगा घूमेगा, घूमते घूमते यहाँ से बाहर निकलेगा। लेट से करंट आई है, ये अंदर घुस रहा है और वो उधर से बाहर निकल रहा है। इस वाले जो अपना सोलेनॉइड का जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का रेडियस है r, करेक्ट है। और नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है। एक चीज और, अगर इस सोलेनॉइड का, इस सिलेंडर का लेंथ L हो, ठीक है, इस सिलेंडर का लेंथ L हो, एंड ये जो वायर हमने यूज किया है, इस वायर का थिकनेस क्या चीज, थिकनेस को एक चीज और बोल सकते हो, डायमीटर, थिकनेस या डायमीटर अगर टी हो, क्या हो, टी हो, तो देखो दो चीज मैं डिफाइन करने वाला हूं। एक तो हमने देखा कैपिटल एन से क्या दिखाया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, ठीक है। बट हम टोटल नंबर से तो काम कर ही सकते हैं, बट उससे भी ज्यादा जरूरी हमको क्या पड़ता है, एक स्मॉल एन डिफाइन किया जाता है, दैट इज जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर आपको याद हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्मॉल एन से हमने डिफाइन किया था, जिसमें क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो स्मॉल एन को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ मैंने लिख दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डाल दिया अपॉन टोटल लेंथ डाला, तो मेरे पास क्या गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर एल लेंथ में एन टर्न्स है, तो यूनिट लेंथ में कितना टर्न होगा, एन बाई एल, तो यही तो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई स्मॉल एल, ठीक है। तो जब कभी आपको स्मॉल एन की जरूरत पड़े, उस केस में क्या करना है अपने को, उस केस में अपने को करना ये है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न में लेंथ का डिवाइड कर दो, करेक्ट है। अच्छा, इस नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यों, देखो ये एक वायर की थिकनेस टी है, फिर दूसरे की बगल, क्योंकि टाइटली रैप्ड है तो जस्ट एक के बगल दूसरा है, दूसरे की भी टी, तीसरे की भी टी, चौथे की भी टी 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 टी। तो अगर मैं क्या करूं कि कितना लेंथ कवर कर रही है, एल लेंथ कवर कर रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो क्या होगा, लेंथ का मल्टीप्लाई बाई टी होगा कि नहीं होगा। टी थिकनेस और एल लेंथ में, हाँ नहीं उल्टा हो गया, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू थिकनेस कर दें तो अपने को मिल जाएगा टोटल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू थिकनेस कर दें, मोटाई थिकनेस यानी टी एन टाइम्स अगर कर दे तो हमको एल मिल जाएगा। और यहां से अगर अपन क्या करें, इस एल को नीचे ले जाएं, उस टी को नीचे लेके आए, तो 1/t इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई स्मॉल एल। यानी कि अगर हमको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना है तो या तो हम n बाई एल लिखें, n बाई एल, और या तो क्या लिख सकते हैं थिकनेस के टर्म में 1/t। बट उस समय आपको ख्याल रखना है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो थिकनेस लिख रहे हैं, दैट शुड बी इन मीटर। क्यों मीटर में होना चाहिए, क्योंकि हम सारी की सारी चीजें किस में ले रहे हैं, SI यूनिट में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि इतनी बातों से आपको बेसिक आइडिया सोलेनॉइड का लग गया होगा कि सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड इज अ स्ट्रक्चर इन विच अपन ने क्या किया है, अ वायर इज टाइटली रैप्ड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर वायर को हम क्या करते हैं, टाइटली रैप्ड कर देते हैं सर्कुलर मैनर में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। चलो अगले फेज में अपन देख रहे हैं, इस सोलेनॉइड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा। सो मैं हेडिंग लगा देता हूं, आप भी फटाफट हेडिंग लगाइए, इसको एक बार के लिए नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलो हेडिंग लगाते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड या फिर ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक। चलो देखते हैं फटाफट, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं बी यूज करने वाला हूं। ड्यू टू आप लिखना हो तो ड्यू टू लिखिए, आपको लिखना है इनसाइड तो इनसाइड लिख दीजिए सोलेनॉइड, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि डेरिवेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। डेरिवेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो आप जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे तो इसके बाद मैं एक सीरीज ला सकता हूँ, अगर आप चाहे तो एक वो करिए, कमेंट करके लिखिए कि हमको चाहिए ऐसी सीरीज जिसमें कि हम डेरिवेशन नहीं डिस्कस कर रहे हो। डिस्कस क्या करना होगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेशन क्या है, हमारे पास जितना भी किसी भी चैप्टर का कितने फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूले पे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं या फिर जितने भी अपकमिंग पेपर्स में
जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को गेस करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग मेथड सीखेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि हमको सॉल्विंग क्वेश्चंस चाहिए या सॉल्विंग ट्रिक चाहिए, ऐसा कुछ भी मैसेज कर दीजिए। लेट अस सी कि मैग्नेटिक फील्ड हम अपने सोलेनॉइड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं कि एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, ठीक है, एक सोलेनॉइड बना लेते हैं एंड देन फिर हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर का चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ा मोटा पतला हो गया क्या? नहीं, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है थोड़ा सा। चलो बढ़िया। इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर, ठीक है। टोटल लेंथ की अभी जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, टोटल लेंथ की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, ठीक है। सो एक काम करते हैं कि यहाँ से ऐसे एंट्री कराते हैं एंड देन थोड़ा दूर दूर में बना दे रहा हूँ ताकि टाइम मेरा बच जाए, आप समझ जाना, ठीक है। मैं थोड़ा दूर दूर बना दे रहा हूँ, ये ठीक। यहाँ से करंट ने एंट्री करी आई और यहाँ से करंट एग्जिट हो गया आई। मतलब इस वाले वायर में कुछ में ऊपर करंट जा रहा होगा और नीचे करंट आ रहा होगा, ऊपर करंट जा रहा होगा और नीचे करंट आ रहा होगा, ठीक है ना। लेट्स से कि इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड के पर्टिकुलर एक्सिस पे किसी पॉइंट पे अपने को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट हो गया P, इस पॉइंट P पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालेंगे? जरूरी नहीं कि बीचों बीच हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, कहीं भी, इनसाइड सोलेनॉइड कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब इसके लिए हम क्या काम करने वाले हैं, बहुत ही इजी मैनर में जाएंगे। हम जब भी कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखें जहां पे हम डायरेक्टली कुछ डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो, उस केस में हमको कंसीडर करना चाहिए अपना इंटीग्रेशन मेथड। और इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज चूजिंग अ एलिमेंट। एलिमेंट कैसे चूज करेंगे उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा था, जब भी कभी आपको शीट वाला चीज मिले उसमें आपको एलिमेंट लीनियर लेना है, लाइन वाइज लेना है। और जब लाइन वाइज एलिमेंट लेंगे तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, वायर मिल जाएगा, कंडक्टिंग वायर, वहां से आप कर लो। जब भी कभी आपको कोई सिलेंडर मिले, प्योर सिलेंडर मिले, उस सिलेंडर में आप क्या ले सकते हो बताओ जरा, उस सिलेंडर में आप कैसे चूज करोगे? उस सिलेंडर में भी अगेन आपको क्या करना चाहिए, एक कट लगा के लीनियर चूज करना चाहिए, क्योंकि लीनियर जब आप चूज करेंगे तो वहां पे भी आपको एक इनफाइनाइट वायर ही मिलेगा, ठीक है। जब कभी आपको स्फेरिकल मिले तो स्फेरिकल में क्या करना चाहिए, आपको ऐसे छोटा थिकनेस कट लगा के लेना है, तो आपको उसमें एक डिस्क मिल जाएगा अगर सॉलिड होगा, और अगर हॉलो होगा तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक रिंग मिल जाएगा या फिर सर्कुलर क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो जैसा आपका स्ट्रक्चर है उस टाइप से आपको क्या करना चाहिए, एलिमेंट्स को चूज करना चाहिए। यहां पे हम इस सिलेंडर का नहीं निकाल रहे हैं, अगर सिलेंडर का निकालते तो हम लीनियर चूज करते, हम तो इस वायर की वजह से निकाल रहे हैं, दैट्स वाई वी विल चूज ऐसे वायर का टर्न को हम चूज करेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इस पर्टिकुलर ये जो अपने पास पॉइंट है, इस पॉइंट से ना एक्स डिस्टेंस पे जाके ना एक छोटा सा कट लगा देते, छोटा सा कट, एक छोटा सा कट लगा देते, एक छोटा सा कट लगा देते, ठीक है। अब देखो मैंने चूंकि वायर्स को बहुत दूर दूर बनाया है इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, बट ये इतना ज्यादा टाइटली रैप्ड होता है ना कि इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, बहुत सारे टर्न्स होंगे, बहुत सारे टर्न्स होंगे। लेट से इसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है वो n है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है वो n है। तो ऐसे केस में इस छोटे से dx लेंथ में, इस छोटे से dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n टाइम्स dx, क्योंकि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो dx लेंथ में होगा n टाइम्स dx। चलो अब क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। जो एलिमेंट हमने चूज किया है उस एलिमेंट के अंदर में भी है क्या, एक मिनट में इसको मिटा के ना इरेज करके थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आए। सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं ढेर सारा रिंग बनाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा आया था कुछ यहाँ से एंड देन यहाँ गया, मैं इसको 2 3 4 रिंग बना देता हूँ ताकि आपको एलिमेंट समझ में आ जाए। देखो इस छोटे से एरिया में मैं ऐसे जूम करके कि बहुत सारे रिंग हैं, तो मैं यहाँ से ऐसे मैंने कट लगाया था, और ये जो कट है ना, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल कट, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसको कर लिया है जूम, थोड़ा सा मोटा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। अदरवाइज ये कट बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब देखो जरा, ये जो कट मैंने लगाया इसमें है तो कुल सर्कुलर रिंग्स, और अगर ध्यान से देखें तो इन सर्कुलर रिंग्स के लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे है कि नहीं है? अगर एक्सिस पे पॉइंट है सो वी कैन डेफिनेटली टेल द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। हमने पढ़ रखा है कि एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं इसका डायरेक्शन। ये देखो, ये करंट ऐसे एंट्री कर रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब करंट कुछ ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस टाइप। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। कितना होगा, लेट से dB होगा। क्यों dB कर लिया? अच्छा एक चीज देखो, ये जो पॉइंट P हमने चूज किया ना, इस पॉइंट की लोकेशन कुछ ऐसी है कि इस वाले कॉर्नर से इसका लेंथ है L1
और इस वाले कॉर्नर से इसका लेंथ है L2। ठीक है, इस तरीके से हमने चूज किया है। टोटल लेंथ आप चाहो तो L लिख लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है वहां पे। ठीक है, चलो सो हमने यहाँ पे जो चूज किया ये लाइन, इस लाइन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इस रिंग्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो लिख ही सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे जरा बताओ सर? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR का स्क्वायर, NIR का स्क्वायर। तो N क्या था? N क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स था। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N नहीं है, क्योंकि हम इतने से भाग के लिए लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स N ना होके N इंटू DX है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई नंबर ऑफ टर्न्स कितना है हमारे इस छोटे से लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N इंटू DX, हमने वो लिख दिया। करंट कितना है? I है, इंटू R का स्क्वायर, करेक्ट है, अपॉन टू टाइम्स x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का पावर 3/2। यही फॉर्मूला था, म्यू नॉट NIR का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। सो बेसिकली हमने dB निकाल लिया है छोटे से लेंथ dx में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके लिए, पर हमको इस छोटे से लेंथ की वजह से नहीं चाहिए, हमको तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू ऑल द नंबर ऑफ टर्न्स। उसके लिए क्या करना है? डेफिनेटली अपने को करना है इंटीग्रेट, और सिंपली इंटीग्रेट करके हम अपना सारा आंसर ला सकते हैं। सो द फाइनल रिजल्ट B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB। लेकिन कहां से कहां तक, जरा वैल्यूज रखते हैं एक बार। यहां से ना मैं थोड़ा जगह कम पड़ेगा शायद, चलो देखते हैं। B इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dB रख दो यहाँ पे वैल्यू सारी, म्यू नॉट NIR स्क्वायर बाई 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू DX। यही है, वेरी गुड। अच्छा, इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई? इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जाए तो माइनस और राइट की तरफ जाए तो प्लस, मतलब -L1 से प्लस L2 तक, -L1 से प्लस L2 तक। आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, जब क्लॉकवाइज अपन एंगल चूज करते हैं तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज चूज करते हैं तो माइनस। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस और राइट साइड गए तो प्लस। ठीक है, एट द एंड आपको अगर फॉर्मूला भी याद हो गया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो सारी चीजें बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो आपकी मर्जी, अगर आपको लगे कि सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है, जो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो B विल बी म्यू नॉट NIR स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट हो गया, म्यू नॉट NIR स्क्वायर बाई 2, इतना तो कांस्टेंट हो गया। बचा कितना? -L1 से L2 तक बच गया अपने पास, DX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। चलो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले अपन इसको साइड में लेके आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, देन वैल्यूज वहां पे पुट करेंगे। इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए ना अपन चूज करते हैं एलिमेंट x इज इक्वल टू, क्या चूज करेंगे जरा बताओ? x इज इक्वल टू r tan थीटा लेते हैं। क्यों लिया? अब ये चीज आप जेई वाले ज्यादा बेटर समझ पा रहे हो कि ये सब्सटीट्यूशन मेथड है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अपन 1/x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 में u अपॉन v का मेथड भी लगा सकते हैं, बट दैट विल बी अ वेरी वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। इतना लंबा अगर आपको करेंगे तब अच्छा नहीं हो तो मल्टीप्लीकेशन वाला हो जाता है, डिवीजन वाले में तो और ज्यादा लंबा आएगा। उससे बढ़िया है कि अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के काम निकाल लें। तो x की जगह पे हमने रखा r tan थीटा, डिफरेंशिएट किया तो इधर तो आया dx, इधर r कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, बट थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं किया हमने, dx के रिस्पेक्ट में किया, इसलिए एक और d थीटा को इंट्रोड्यूस कर दिया। करेक्ट है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पे बनेगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड नीचे में आ जाएगा x की जगह पे r tan थीटा लगाएंगे तो x स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। करेक्ट है, यहां से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, बचेगा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा तो ऊपर रह जाएगा, नीचे में r स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा लेकिन क्यूब रह जाएगा, अंदर में बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी बचेगा सेक क्यूब थीटा। तो एक r से तो एक r कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। सो फाइनली अपने पास आ गया है इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर को बाहर कर लिया, 1/r स्क्वायर को बाहर कर लिया, 1/sec थीटा इज कॉस थीटा d थीटा, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है डेफिनेटली 1/r स्क्वायर साइन थीटा। करेक्ट है, 1/r स्क्वायर साइन थीटा।
बट अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखूं 1/r² साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे लेंथ कैसे पुट कर सकते हैं? थीटा की जगह पे लेंथ पुट करना विल बी वेरी वेरी टफ। तो उस केस में अपन थीटा को भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे नंबर से। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे थीटा को नंबर से, जरा बताओ कैसे चेंज करेंगे थीटा को नंबर से। ये थीटा कहां पे था, ये थीटा कहां पे था, x इक्वल टू आर टेन थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा रखूं तो x/r, x विल बी परपेंडिकुलर एंड r विल बी क्या हो जाएगा, x टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, x टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस इज r थीटा और परपेंडिकुलर ये। इसका मतलब थीटा कहां पे बन गया हमारे पास, थीटा 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 किधर गया रे भाई, ये बनेगा थीटा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। उस केस में अगर ये थीटा है तो ये, एक मिनट रेड से मैं बता देता हूं ताकि आपको ज्यादा इजी आ जाए। ये परपेंडिकुलर बन गया है अपने पास x इस थीटा के लिए, कौन से थीटा के लिए, इस थीटा के लिए, और ये बन गया बेस, बेस इज r, डेफिनेटली रेडियस r हमने मान रखा है, तो बेस r हो गया, परपेंडिकुलर x हो गया, तो ये कितना बन जाएगा r² प्लस x², करेक्ट है। तो साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उस केस में मैं इस साइन थीटा की जगह पे लिख सकता हूं x अपॉन √r² प्लस x², एंड देन वी कैन डेफिनेटली पुट द लिमिटेशंस, ठीक है। उस केस में हम लिमिटेशन बड़े आसानी से पुट कर पाएंगे। μ0 ni(r²/2), इसका डिफरेंशिएशन में 1/r² आया है, तो नीचे मैं r² लिखता हूँ, r² कट गया, एंड जो फाइनल रिजल्ट है साइन थीटा, एंड साइन थीटा को मैंने क्या बोला लिख सकते हैं अपन, x/√r² प्लस x²। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ x/√r² प्लस x², और कहाँ से कहाँ तक, -L1 से L2 तक। तो पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट डालेंगे, सारा काम बन जाएगा आसानी से। देन द फाइनल रिजल्ट विल बी b इज इक्वल टू, थोड़ा और इधर लिखते हैं, b इज इक्वल टू μ0 ni/2 एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डालना है। अपर लिमिट के लिए x के जगह पे L2 अपॉन √r² प्लस L2 का स्क्वायर, माइनस और माइनस डालेंगे तो बन जाएगा प्लस L1 अपॉन √r² प्लस -L1 का स्क्वायर, मतलब अगेन L1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट फॉर योर फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला है, अगर इसको आप याद रख सकते हो दैट इज वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। बट अगर आपको ये याद रखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा टफ लग रहा है, देन नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन इसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्या कर देंगे, ईजी कर देंगे, और ज़्यादा ईजी कर देंगे एंगल्स के टर्म में, ठीक है। कैसे कर देंगे भैया, ओके, लेट अस से कि ये जो पॉइंट है, ये क्या काम कर रही है, इस वाले एंड से, एक मिनट इसको ऐसे रहने दो, अगेन मैं एक दूसरा सा बना लेता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आए। इसको आप इतना उतार लीजिए पहले, इतना आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, तो मैं इसको मिटा के बनाता हूँ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, तब जाके काम बनेगा, ताकि फॉर्मूला को मैं और अच्छे तरीके से दिखा सकूँ, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अपन एक बढ़िया सा सीरीज लेके आएंगे जिसमें शानदार तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे इन सारे फॉर्मूलाज को लगा लगा के, ठीक है, बार बार। सो लेट अस से ये हमारे पास था सोलेनॉइड, ये था सोलेनॉइड हमारे पास, और भाई इतना भी, हाँ ये था सोलेनॉइड, एंड दिस इज आर। यहाँ कहीं पे हमने पॉइंट चूज किया था, इस वाले से लेंथ था L1 और यहाँ से लेंथ था L2, करेक्ट है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर भी रेडियस रखा R। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट P है, लेट से वो इस वाले एंड से क्या बना रही है, अल्फा, एंड इस वाले एंड से एंगल बना रही है बीटा। इस वाले एंड से बना रही है एंगल अल्फा और उस वाले एंड से बना रही है बीटा। उस केस में जरा बताओ मुझे, L1 दैट इज बेस, अच्छा ये वाली लेंथ क्या आएगी, आई थिंक ये परपेंडिकुलर, ये बेस है तो r का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर का रूट ही आएगा, एंड दिस विल बी r का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ऐसे केस में जरा देखो, L2 बाई रूट
आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, तो L2 किधर है, L2 बाई रूट बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो डेफिनेटली दिस फाइनल फॉर्मूला विल बिकम Ni/2, ये बन जाएगा आपका कॉस बीटा प्लस अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस विल बी कॉस अल्फा। तो या तो आप कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा याद रखो या फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा याद रखो, कोई टेंशन नहीं है, ये तो आप याद रख ही सकते हो, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स मेड बाय द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। एंड ऑफ द सोलेनॉइड से जो आपके पास एंगल बन रहे हैं किस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज अल्फा एंड बीटा। शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, करेक्ट है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं, देन बात करेंगे एंड्स वगैरह की और इन सब चीज़ों के, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एंड्स की बात बाद में करेंगे, बाद में करें, हाँ बाद में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलो ठीक है, एक बार के लिए अपन एंड्स की बात नहीं करते, पहले एक इसका एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा, एंड देन फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। आइडियल सोलेनॉइड की बात करेंगे तब एंड्स की बात कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं वर्डिंग्स में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत जाएगा उससे, मैं यहाँ पे नंबर्स में लिख रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट से ये हमारे पास सोलेनॉइड है और यहाँ से जो करंट एंट्री कर रहा है, मैं ऐसे रफ टफ बना देता हूँ, दिस करंट इज I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, करेक्ट। अगेन द थिकनेस ऑफ द वायर इज 2 मिलीमीटर, करेक्ट है, जो थिकनेस है T दैट इज 2 मिलीमीटर, ठीक। हम एक पॉइंट चूज कर रहे हैं जिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज, क्या ले लेते हैं अपन, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेंटीमीटर, इसको लो लो यहाँ से 20 सेंटीमीटर एंड इधर वाला एंड ले लो 30 सेंटीमीटर, करेक्ट है। सब कुछ आ गया अपने पास, सारा कुछ आ गया। अपने को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जरा निकालने के लिए देखते हैं कैसे कैसे निकल सकता है। फॉर्मूला बोलता है B इज इक्वल टू करेक्ट है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L और 1/T। क्या लगा सकते हैं, क्या कैपिटल N पता है, नहीं पता है, L पता है, हाँ L तो पता है, 30 + 20 50 पता है, बट कैपिटल N नहीं पता, तो ये वाला लगने वाला नहीं है। T पता है क्या, यस T पता है, जरा निकाल के दिखाओ, n इज इक्वल टू 1/T, T इज 2, करेक्ट, नहीं मैंने बोला था मीटर में लिखना है, दिस इज मिलीमीटर, एंड मिलीमीटर में आ जाएगा 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा 1000, तो 1000 बनेगा, उस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 500, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 500। चलो बढ़िया, स्मॉल ni लगते हैं, अपना काम बन जाएगा। तो करते हैं म्यू नॉट ni, तो यहाँ पे तो n लिख दिया हमने, अब कैसे काम बनेगा, इसको मिटाना पड़ेगा 500 को, चलो मिटा दिया। म्यू नॉट n इज 500, I इज 10 अपॉन 2 करेक्ट है। आगे ब्रैकेट में L2 इज 30 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 900 + 25, 925, ठीक है, प्लस L1 किधर है, ये 20 अपॉन L1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, 20 का 400 और 5 √425। इस तरीके से आपके पास आ गया। यहाँ से आप चाहो तो सॉल्व करते रहो आराम से, म्यू नॉट की जगह पे आप 4 पाई × 10⁻⁷ पुट कर सकते हो, आराम से आंसर आप अपना लाते रहो। 4 पाई × 10⁻⁷ लिखिए, और यहाँ पे 500 है, आप ये चाहो तो 500 भी लिख लो, और यहाँ पे ब्रैकेट में इन दोनों को सॉल्व करके जो भी वैल्यूज है वो पुट कीजिए, और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट विल बी नॉट अ वेरी बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे नहीं निकालना है हमको, तो कहाँ निकालना है हमको, तो एंड पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकाल ले क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। क्यों, देखो इस वाले एंड से जरा एक बार ध्यान देना, इस पर्टिकुलर एंड से कितना एंगल बना रही है,
ये बनाया एंगल थीटा, करेक्ट है। एंड दूसरा वाला ये तो बन गया अल्फा, दूसरा बीटा कहाँ बनेगा, बीटा तो इस वाले एंड से इसका एंगल, तो एंड बीटा बन जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ से यहीं पे यहीं का एंगल बनाना है, तो कितना बन जाएगा, आई थिंक दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। एक्सिस से ही बनाना था तो एक्सिस से कितना बन गया 90 डिग्री, करेक्ट है। ऐसे केस में अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकालेंगे सर। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इज 500, आई इज 10/2, करेक्ट है। कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा या कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कॉस अल्फा में चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 30 + 20 दैट इज 50 अपॉन हाइपोटेनस इज 50 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 5 × 5 = 2500 और 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 2525 का रूट 2525, करेक्ट है 2525 प्लस कॉस बीटा कॉस 90 डिग्री इज नथिंग बट 0। इस तरीके से भी आप आंसर इसको भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। बस मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, फाइनल आंसर नहीं लिखना सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एंगल्स वगैरह कैसे चूज करते हैं सोलेनॉइड में, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक की बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। लेट अस डिस्कस व्हाट इज एन आइडियल सोलेनॉइड एंड देन आप लोग तो उसका ग्राफ ऑफ थोड़ा देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ सोलेनॉइड पे बात होगी एंड कल बात होगी एम्पियर सर्किटल लॉ पे। ज़्यादातर सर्किटल लॉ लगा के अपन बस क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा ईजी कर लेंगे। जैसे गॉस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था, गॉस थ्योरम में हमने क्या किया था, हमने भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस थ्योरम में क्या करा था, हमने सारी चीज़ों का फॉर्मूला तो ऑलरेडी निकाल रखा था ना, ऑलरेडी निकाल रखा था, कूलम्ब्स लॉ और ये सब लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के फॉर्मूले लगा के निकाल लगे थे। लेकिन जैसे ही हमने पढ़ा गॉस लॉ, दैट इज एरियल सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज है, उस चार्ज अपॉन ε0 अगर हम करते थे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम करते थे, तो उससे वही आ जाता था हमारा क्या, फ्लक्स आ जाता था, ठीक है। वहां से हम लोग आराम से निकाल लेते थे, तो सारी चीजें बहुत आसानी से निकल जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या आ जाएगा, वही एम्पियर लॉ हो जाएगा, और एम्पियर लॉ में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। सब कुछ वैसा का वैसा है। देखो मैंने बोला था, जहां कहीं पे भी 1/ε0 होगा, उसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो डायरेक्ट म्यू नॉट आएगा, डायरेक्ट म्यू नॉट आएगा। देखो ना, हमने 1/4πε0 किया था, इन्होंने क्या किया, 4π को तो नीचे रहने दिया, लेकिन म्यू नॉट, ये 1/ε0 की जगह पे बना म्यू नॉट। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट में कितना अंतर है, जहां जहां म्यू नॉट है वहां को रिप्लेस करें 1/ε0, जहां जहां 1/ε0 है वहां से रिप्लेस करें म्यू को, जहां जहां क्यू है वहां से रिप्लेस कर दीजिए आई को। आपको बहुत सारे फॉर्मूले वो निकलेंगे, क्या बोलते हैं, आपका बहुत सारे फॉर्मूले आपके क्या निकलते आएंगे, सिमिलर निकल के आएंगे। और मैंने बार बार ये चीज प्रूफ की है, बार बार ये चीज प्रूफ की है। 2k लैम्डा में भी हमने प्रूफ किया था, 2k λ/r, ये इसमें भी हमने प्रूफ किया था। यहाँ पे 2k λ/r था, यहाँ पे 2k i हो गया था। लैम्डा क्या था, चार्ज था, चार्ज की जगह पे हो गया था करंट, कैपिटल आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलरिटी पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है तो मैग्नेटोस्टैटिक भी बहुत आसानी से आपको लगाते बनेगा। चलो एक बार आइडियल सोलेनॉइड पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो बढ़िया है। और किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए, क्या किस तरीके से आपको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है फिजिक्स में रिगार्डिंग जेई और नीट, आप वो भी कमेंट करके आप वहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ सर ये चीज़ें हमको चाहिए, या इन चीज़ों में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर का कोई थियरी पार्ट है, कोई डेरिवेशन है, या कोई आपको इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिंदास पूछिए, मैं यहाँ पे आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है ना, आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड में वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात आपको बस पता रखनी चाहिए। आइडियल सोलेनॉइड में ना, ये जो लेंथ होता है, किसका लेंथ होता है आपके सिलेंडर का, दिस लेंथ इज कंपेरेटिवली लार्जर देन रेडियस, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका जो लेंथ है दैट विल बी ग्रेटर, और जो रेडियस है वो छोटा होगा। और इस केस में आपको बोल देना है कि ये क्या बन गया, एक आइडियल सोलेनॉइड बन गया है, ये एक आइडियल सोलेनॉइड बन गया, और कोई भी अंतर नहीं है। आइडियल सोलेनॉइड होने की वजह से क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आइडियल सोलेनॉइड होने की वजह से क्या होता है आपको बताऊंगा। देखो, अगर इस आइडियल सोलेनॉइड को हम देखें, इसमें अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कहीं पे भी इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड अगर हमको निकालनी है, तो देखो क्या अंतर समझ में आता है हमको, ठीक है। लेट अस से कि ये आपका R है और ये जो है आपका लेंथ L है, विच इज वेरी वेरी लार्ज देन R, विच इज वेरी वेरी लार्ज देन R। इस केस में ना, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होते हैं,
चाहे सेंटर पे निकाल रहे हो, चाहे बीचों बीच बिल्कुल निकाल रहे हो, चाहे अगल बगल कहीं पे भी निकाल रहे हो, ठीक है ना, उस केस में क्या होता है जरा देखो कि ये जो लेंथ है ना दैट इज वेरी वेरी लार्ज। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखूँ और एक पॉइंट कहीं यहाँ पे रखूँ, 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 जरा बताओ क्या होता है, जैसे जैसे इस पॉइंट से मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल कम होता जाएगा, एंगल कम होता जाएगा। और अगर मैं बात करूं बहुत ही लंबे डिस्टेंस के लिए तो ऑलमोस्ट ये एंगल बन जाएगा जीरो, ऑलमोस्ट एंगल बन जाएगा जीरो। तो ऐसे केस में जब आइडियल सोलेनॉइड की बात करते हैं तो हमारे लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से ये एंगल जो होता है, ये एंगल कौन कौन सा, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों कॉस अल्फा और कॉस बीटा वाला जो एंगल होता है, इसमें अल्फा और बीटा जो है ये बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि नियरली जीरो हो जाते हैं। और जैसे ये नियरली जीरो आएंगे कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा में अल्फा बीटा है 0, ऐसे केस में बन जाएगा 1। तो उस केस में जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा, बी एट सेंटर बोल दो या फिर कहीं पे बोल दो सेंटर, या इनसाइड बोल सकते हो आप, एट सेंटर, उसके लिए म्यू नॉट एन आई तो रहेगा ही रहेगा, बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा भी 1 है, कॉस बीटा भी 1 है, तो 1 + 1 दैट इज 2, 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बी एट द सेंटर जो आएगा दैट विल बी म्यू नॉट एन आई आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। और खासकर याद रखना ये एन जो है ना दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना कैपिटल एन नहीं है, स्मॉल एन है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये अंतर एक आ जाता है कि आपका सारा का सारा फॉर्मूला बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आइडियल सोलेनॉइड ही मिलेगा। अगर आइडियल सोलेनॉइड नहीं है तो आपको वाला फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में L1 अपॉन रूट ओवर आर प्लस L1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस L2 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर वो नहीं भी याद रखा तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। चलो अगर मैं बात करूं कि इसी आइडियल सोलेनॉइड के जैसा कि मैंने बोला था अभी कि किसी पॉइंट से जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो हम एंड से निकाल रहे हैं एंगल, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये इतने एरिया में तो आपका जो एंगल रहेगा वो जीरो के कंपेरेबल होगा क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे किसी भी एंड की तरफ बढ़ेंगे, अगर मैं यहाँ बढ़ गया तो इधर वाला एंगल तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबा है, बट ये वाला तो बहुत नजदीक आ गया, और ये नजदीक आ गया तो एल इज कंपेरेबल टू आर। जैसे ही एल आर के कंपेरिजन करने के रेंज में आ जाएगा उस केस में ये वैल्यू जो है वो जीरो नहीं रह जाएगी। उस केस में ये वैल्यू जो है 9 वो नहीं हो पाएगी, क्या बोलते हैं उसको, अरे इसका एंगल जो है वो जीरो नहीं हो पाएगा। उस केस में जो एंगल होगा वो जीरो से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बड़ा होगा, जीरो से थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो वो निकालने के पहले सबसे पहले अपन ना एंड पे निकालते हैं, बिल्कुल एंड पे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ अ आइडियल सोलेनॉइड। तो एंड्स के लिए देखो क्या होगा, ये तो है एट द सेंटर, ये तो एट द सेंटर है। अरे अपन अगर बात करें एंड्स की, किसकी बात करें, एंड्स की बात करें, तो एंड्स के केस में क्या आएगा जरा देखो, ये अपने पास आया, ये सोलेनॉइड आ गया, करेक्ट है। मैंने क्या काम करना है कि इसके एंड पे उठा लेना है, ठीक है। तो एंड के चक्कर में अपन ये वाला एंगल तो अल्फा जो है दैट विल बी जीरो, बट यही वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो एक एंगल हम इधर से लेते हैं तो दूसरा एंगल हम इधर से लेते हैं, याद रखना इस चीज को, एक एंगल इधर से तो दूसरा एंगल इधर से, करेक्ट है। तो एंड्स के करीब जैसे आप जाते हैं तो आपको एक वाला मिल जाता है जीरो, दूसरा हो जाता है 90 डिग्री। उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगी, बी विल बी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और ब्रैकेट में कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा तो जीरो हो गया और कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस बीटा दैट इज 90 डिग्री एंड 90 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो इस केस में आपके पास बन जाएगा बी एट एंड्स इक्वल्स टू बी एट सेंटर और उस सेंटर का आधा होगा कि नहीं होगा। सेंटर पे था म्यू नॉट एन आई और यहाँ पे हो गया म्यू नॉट एन आई बाई 2, क्योंकि ये तो 1 बन गया, ये तो 1 बन गया। इस तरीके से एंड्स पे जब आप जाएंगे तो अंदर का आधा हो जाता है, अंदर का जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। और अंदर में एक पर्टिकुलर रेंज में अगर आप देखें, एक पर्टिकुलर रेंज में आप देखें तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल लीनियर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इतने दूर में अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल एंड्स के नजदीक जब पहुंचेगी देन मैग्नेटिक फील्ड विल टर्न हाफ एट द
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। अंदर के सोलेनोइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है, जस्ट हाफ हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगर सोलेनोइड के बाहर हो तो क्या करेंगे, बाहर हो वैसे केस में क्या करेंगे, अगर बिल्कुल बाहर ही हो तब क्या करेंगे, चलो देखते हैं बाहर वाले केस में क्या करेंगे। बाहर वाले केस में भी लगाएंगे, जब अपने को फॉर्मूला मिल गया कॉस अल्फा कॉस बीटा तो कोई टेंशन की बात होनी नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं होनी है। लेट से हमारे पास सोलेनोइड कुछ इस तरीके से है, सोलेनोइड कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इधर से एंट्री हुई है एंड इधर से एग्जिट हो गया है, ठीक है, कुछ सोलेनोइड इस तरीके से। अब अपने को ना इधर वाले किसी पॉइंट पे निकालना है, बाहर वाले किसी पॉइंट पे निकालना है। उस केस में फिर से हम देखें तो जितना दूर जाएंगे तो ये अल्फा वाला तो हो जाएगा जीरो, अल्फा वाला तो हो जाएगा जीरो, करेक्ट है, बट बीटा वाला जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा सर, ये भी तो ऐसे ना ना ना, इसका एंगल तो इधर से लेना है ना, इसका एंगल इधर से लेना है, बट इसका एंगल तो इधर से लेना है, इसका एंगल तो इस साइड से लेना है। ऐसे केस में बीटा की वैल्यू रखेंगे और अल्फा की वैल्यू जीरो कर देंगे, कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा, कॉस बीटा की वैल्यू रखेंगे और ये जो बीटा है ये बीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू जो होगी डेफिनेटली जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि 90 डिग्री तक पॉजिटिव, 90 डिग्री के बाद नेगेटिव, और जैसे 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 बढ़ती जाएगी। अच्छा अगर ये नेगेटिव होगी तो मैं देखो बी क्या लिख सकता हूँ, बी आउटसाइड, आउटसाइड बाहर में क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, कॉस बीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हो रही है 1, ये नेगेटिव में से 1 जाएगा, देखो नेगेटिव में से 1 जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली 1 में से कुछ ना कुछ तो कम ही होगा, कुछ ना कुछ तो कम ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फाइनल वैल्यू तो इससे थोड़ी कम ही होगी। अगर फाइनल वैल्यू थोड़ी कम होगी इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू भी कम होगी, ये वाली वैल्यू भी कम होगी, करेक्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इससे बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू और घटती चली जाएगी। इसका मतलब बी आउट जो है डेफिनेटली बहुत छोटा होगा बी इनसाइड से, बी सेंटर से, सेंटर से तो बहुत छोटा होगा ही होगा, सेंटर से तो बहुत छोटा होगा ही होगा, और एंड्स पे जो है उससे भी छोटा होगा। अच्छा इसको बढ़ाते 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 अगर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लेके जाएं तो क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ले जाए तो ये वाला एंगल तो बनेगा जीरो, ये वाला तो बनेगा जीरो, ये अल्फा तो बन जाएगा जीरो, बट बीटा क्या हो जाएगा, बीटा है, बीटा भी दूर जाते 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 इधर से घुमाएंगे तो बन जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंड 180 डिग्री में क्या होगा जरा देखो, बहुत अगर मैं बोलूँ बीटा टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पॉइंट टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, पॉइंट टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वैसे केस में कॉस बीटा जो होगा दैट विल बिकम्स -1, क्यों, क्योंकि बीटा विल बिकम 180 डिग्री, बीटा विल बिकम 180 डिग्री। ऐसे केस में बीटा जो है वो 180 डिग्री बन जाएगा और कॉस बीटा हो जाएगा -1। तो उस केस में जब बहुत ज़्यादा दूर होगा तो बी एट इन्फिनिटी अगर हम निकालें तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 तो रहेगा ही रहेगा, कॉस बीटा इज -1 एंड कॉस साइन कॉस अल्फा इज 1, क्यों, क्योंकि एक 0 है एक 180 है, 1 -1 0 0 सब कट के बन जाएगा बी एट इन्फिनिटी 0, बी एट इन्फिनिटी 0, ठीक है, बी एट इन्फिनिटी 0। इस तरीके से आइडियल सोलेनोइड का आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूले वगैरह याद रख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ कि एक वो बना देता हूँ, क्या बोलते हैं अपना एक इसका ग्राफ बना देता हूँ, उस ग्राफ से आपको सारे के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे, है ना, जैसे अपना PYQ सीरीज शुरू करेंगे इसका, इस चैप्टर का, वहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ग्राफ बना के देखते हैं। चलो पहले एक मैं यहाँ से ऐसे सोलेनोइड ही बना देता हूँ, करेक्ट है, ठीक। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसके नियर पॉइंट से 2 लाइन खींच लेता हूँ फटाफट, ठीक। यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ जिसपे मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ। ये ग्राफ किससे है, डिस्टेंस लेट से आर में बोल देता हूँ, आर के साथ डिस्टेंस आर ले लो, एल ले लो, जो मर्जी सो ले लो, जैसे जैसे सेंटर वाले पॉइंट से डिस्टेंस होता जाएगा, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। ऐसे केस में यहाँ से लेके यहाँ तक तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा और ये वैल्यू रहेगी म्यू नॉट एन आई बी, ठीक है। जैसे इससे थोड़ा आगे जाएगा तो इस एंड वाले सेंटर पे तो थोड़ा घटेगा, एंड वाले पे थोड़ा घटेगा, इधर भी एंड वाले पे थोड़ा घटेगा, और जैसे जैसे एंड से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे और घटता चला जाएगा, वैसे वैसे और ज़्यादा घटता चला जाएगा, किनारों पे हो जाएगा बिल्कुल इनफाइनाइट पे हो जाएगा 0, और ये जो एंड्स हैं
इन एंड्स पे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू, करेक्ट है। और इसके नीचे जाता जाएगा तो लेस देन म्यू नॉट एन आई बाई टू से भी कम हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू से भी कम होता चला जाएगा। वही कम होना है ना भाई, इससे कम होगा ना, सॉरी तो ये इससे भी कम होता चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से अपना पूरा सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है, पूरे सोलेनॉइड का सारा व्यवस्था है। होपफुली आपको ये सारा का सारा चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ के साथ साथ एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप लोग साथ देते रहिए, ऐसे ही बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, एक आध दो कमेंट प्यारे प्यारे छोड़ दीजिए।